गुड मॉर्निंग ऑल गर्ल्स। हमने अपनी पिछली क्लास में रिमूवल ऑफ डिस्पोजेबल एंड वेस्ट के बारे में हमने बात करी थी, जिसमें हमने बहुत सारे तरीके देखे थे कि किन के माध्यम से हम कचरे का निस्तारण कर सकते हैं और किस प्रकार हमें कचरा अलग अलग तरीके से एकत्रित करना चाहिए। इसी कूड़े कचरे के साथ साथ हमें एक बड़ी व्यवस्था की ओर भी ध्यान देना होगा, जिसे हम कहते हैं मानव मल मूत्र का निष्कासन, उचित निष्कासन। तो मानव मल के निष्कासन और निस्तारण की विधियों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले कूड़े करकट की भांति मानव मल मूत्र भी विभिन्न प्रकार के रोगों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मल से वातावरण प्रदूषित होता है और जैसा कि हम जानते हैं वो दुर्गंध वातावरण को दुर्गंध युक्त भी बना देता है और इसके साथ साथ कृमि रोग भी उससे फैलने लगते हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलने का मुख्य कारण भी मानव मल ही है। अतः समाज के प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह समुचित तरीकों से मल के निष्कासन और निस्तारण में अपना सहयोग दे, ताकि जल, भोजन, वायु, मृदा आदि दूषित न हो और सार्वजनिक स्वास्थ्य का स्तर भी प्रभावित न हो। मानव मल से भूमि दूषित होती है, जलाशय दूषित होता है, भोजन विषाक्त हो सकता है, वायु निश्चित रूप से प्रदूषित होती है, जिससे कई बीमारियां जैसे टाइफाइड, हैजा या कॉलेरा जिसे हम कहते हैं, अतिसार, कृमि रोग, पेचिश, आंतों संबंधी बीमारियां, त्वचा रोग आदि फैलते हैं और मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। बीमारियों से आर्थिक तंगी भी बनी रहती है, क्योंकि व्यक्ति की आय का अधिकांश भाग दवाई या हॉस्पिटल आदि में खर्च हो जाता है और साथ ही साथ व्यक्ति की औसत आयु भी कम होने लगती है। तो जब हम मल के निष्कासन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो गांव में निजी लेट्रिन्स नहीं होती, यानी कि हर घर के अंदर आपको शौचालय नहीं मिलेंगे। और वो क्या करते हैं, वे मल त्यागने के लिए खुले स्थानों, खेतों या तालाब, नदी या नहर आदि के किनारों का प्रयोग करते हैं शौच करने के लिए। मल मूत्र के निराकरण के लिए ग्रामों में सीवर की व्यवस्था संभव नहीं है, यानी गटर की व्यवस्था वहाँ पर संभव नहीं है। अतः वहाँ बोर होल लेट्रिन्स की व्यवस्था उपयुक्त होती है। ये जब हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के लेट्रिन्स की, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि बोरहोल जो लेट्रिन्स होती है वो किस प्रकार की होती है। तो गांव में ये बोरहोल जो लेट्रिन्स है उसी की व्यवस्था उपयुक्त रहती है। गांव के लिए ट्रेंच पाखाने भी उपयोगी और मितव्ययी हैं। जिन ग्रामों में पानी की उपयुक्त व्यवस्था है वहाँ सेप्टिक टैंकों का भी प्रयोग किया जा सकता है, यानी उनमें व्यक्तिगत घरों में लेट्रिन्स का निर्माण किया जा सकता है। और आज तो हम यदि देखते हैं तो सरकार की बहुत सारी योजनाओं के तहत हर घर में शौचालय होना अनिवार्य है और वहाँ पर पानी की व्यवस्था भी वहाँ पर की जाती है, ताकि लोग घरों से बाहर शौच के लिए नहीं जाएं, खुले में शौच के लिए नहीं जाएं। और खुले में शौच मुक्त भारत की परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री की है और काफ़ी हद तक हमने इसको कायम रखने में सफलता भी पाई है। तो ग्रामीणों को जन शिक्षा द्वारा इस बात से अवगत किया जाना चाहिए कि खुले स्थानों पर मल त्यागने की आदत बुरी है या गलत है। इससे भूमि तथा जल के दूषित होने की संभावना रहती है। ऐसे स्थानों का तापमान और नमी हुकवर्म, यानी एक प्रकार का कृमि है, हुकवर्म के लार्वा को जीवित रखने और उनकी वंश वृद्धि करने के लिए उपयुक्त रहता है। इस प्रकार के स्थान आंतों संबंधी रोग फैलाने के लिए उपयुक्त होते हैं। ग्रामीण अपने घरों तथा जानवरों के कूड़े करकट को भी घरों के पास ही डाल देते हैं और जानवरों के गोबर का कुछ भाग तो वे जलाने के रूप में काम में ले लेते हैं, कंडों के रूप में काम में ले लेते हैं, शेष को वो ढेर के रूप में इकट्ठा कर देते हैं। जबकि हमने अपनी पिछली क्लास में कहा था कि उसको वो कंपोस्ट बनाने में या रासायनिक खाद बनाने में, जैविक खाद बनाने के उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, जनरली एक ढेर के रूप में आपको हर घर के बाहर गोबर और अपना उनका कचरा आपको वहाँ पर दिख जाएगा। ऐसे ढेर से वातावरण प्रदूषित हो जाता है, साथ ही मक्खियों को अपनी वंश वृद्धि के लिए सुविधा प्राप्त हो जाती है। इन ढेरों में कूड़े करकट के अंश तथा धूल के कण हवा द्वारा घरों में लाए जाते हैं और इस सब के
इन सबसे घरों का वातावरण दूषित हो जाता है। साथ ही भोजन, जल और वायु भी दूषित हो जाती है और रोगों के प्रसार में सहायता मिलती है। इस दूषित वातावरण को दूर करने के लिए ग्रामीणों का सफाई की ओर ध्यान देना अति आवश्यक है और इसके लिए उपयुक्त स्थानों पर गड्ढे खोदे जाने चाहिए। उनमें कूड़े करकट, मलमूत्र आदि को डालकर और खाद तैयार की जानी चाहिए। इन खड्डों को मिट्टी से ढक देना चाहिए जिससे कि वे मक्खियों को वंशवृद्धि के लिए अवसर न दें। गंदे पानी और वर्षा के पानी का भी निस्तारण होना आवश्यक है और इसके लिए गांव में पक्की नालियों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिनको समय समय पर साफ कराने की व्यवस्था भी निश्चित रूप से होनी चाहिए। अन्यथा उनमें पानी यदि एकत्रित रह जाता है, गंदा पानी एकत्रित रह जाता है, तो वो कई प्रकार के रोग फैला सकता है। नालियों के पानी को प्रयोग में लाने की व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी उसका रीयूज होना चाहिए और इसी पानी को वो खेती के काम में ले सकते हैं। तो ये बात हुई आपकी ग्रामीण क्षेत्र की। अब हम बात करते हैं कि मल के निष्कासन की शहरों में क्या व्यवस्था है। तो मल निष्कासन की दो विधियां काम में लाई जाती है। एक होती है मल वाहन व्यवस्था और दूसरी है जल संवाहन व्यवस्था। तो मल वाहन व्यवस्था दो प्रकार से है, एक तो सर्विस शौचालय और दूसरा है नॉन सर्विस शौचालय। जो सर्विस शौचालय होते हैं, जिनको सर्विस क्लोजेट भी बोलते हैं, तो सर्विस शौचालय के अंतर्गत सफाई कर्मचारी घरों से मल को घड़े, बाल्टी या अन्य पात्र में भरकर निर्धारित स्थान पर ले जाता है और वहां ले जाकर फेंक देता है। किंतु यह विधि निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि जो भी व्यक्ति यह कार्य कर रहा है उस व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है और नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, वो कई रोगों का शिकार हो सकता है। हालांकि ये व्यवस्था अब आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन पुराने ज़माने में इस प्रकार की व्यवस्था हुआ करती थी। दूसरी है नॉन सर्विस शौचालय, यानी नॉन सर्विस क्लोजेट, और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के शौचालय आते हैं। जैसे आपको कुछ नाम मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर, जैसे रासायनिक शौचालय, सेप्टिक टैंक, बोर होल शौचालय जिसकी बात हमने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए करी थी, गर्त शौचालय या पित्त लैट्रिन्स और जलीय शौचालय। इनमें से संक्षेप में जलीय शौचालय, जो कि सबसे उत्तम और स्वच्छ शौचालय के अंतर्गत आता है, वो इस प्रकार है। जलीय शौचालय मानव मल के उचित निष्कासन और निस्तारण के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के शौचालय में मल स्वतः ही सीवरेज बनाकर जीवाणुविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित होता रहता है। इन शौचालयों में जल शौचागार चीनी मिट्टी या पत्थर का बना होता है और यह एक पाइप के माध्यम से सीवर से जुड़ा रहता है। पाइप में एस या यू ट्रैप होता है और इसके इसी आकार के कारण इसमें हमेशा जल भरा रहता है, जिसके कारण दूषित वायु और जीवाणु अन्य कमरों में प्रवेश नहीं कर पाते। और यहाँ पर शौचालय की ऊंचाई लगभग 18 इंच तक रखी जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह शौचालय उत्तम है, किंतु शौचालय में वायु के आवागमन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए ताकि दूषित वायु हमेशा बाहर निकलती रहे। ये जो व्यवस्था है वो आपको आजकल के घरों में दिखेगी। इसमें भी आजकल बहुत सारे वेरिएशंस आप देख सकते हैं। जैसे एक होता है हमारा इंडियन, जिसको हम भारतीय शौचालय कहते हैं। भारतीय शौचालय के अंदर आपको दो पाँव के ऊपर आपके बैठने की जगह होती है और नीचे चीनी मिट्टी का या पोर्सिलेन का कमोड लगा रहता है और उसका प्रयोग हम करते हैं, जिसमें हम जब फ्लश करते हैं तो मल जो है वो पानी के साथ में बह जाता है, लेकिन जो उसका होल होता है उसमें आपको पानी भरा हुआ नजर आएगा, जो कि आप इस प्रकार की चीज़ों को अवशोषित कर लेता है। तो यदि आप थोड़ा थोड़ा संक्षेप में जानना चाहें कि ये किस प्रकार के शौचालय होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो सर्विस शौचालय जो है ना, सर्विस शौचालय जो है वो मल वाहन व्यवस्था भारत के कई गांव और कस्बों में, कैंप और मेलों में इस प्रकार की व्यवस्था आप देख सकते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत सर्विस शौचालय व्यवस्था को अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि इसकी सफाई के लिए आपको विशेष कर्मचारी की आवश्यकता रहती है, उसकी सेवाओं की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार के शौचालय व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों ही प्रकार से हो सकते हैं। शौचालय घरों में ऐसे स्थान पर स्थित होते हैं कि उनको वे व्यक्ति विशेष साफ कर सके। शौचालय में सफाई का द्वार बना रहता है, जहां से व्यक्ति
कुंडे लगे पात्र को निकालकर साफ कर सकते हैं। सफाई द्वार पर सामान्यतः टीन का पर्दा लगा दिया जाता है और मल पात्र पर डामर का आवरण होता है जिससे कि उसमें जंग ना लग सके। मूत्रादि तरल पदार्थों का संग्रह और सफाई का कार्य अलग से किया जाता है, जिसके लिए शौचालयों में नालियां अलग से बनी रहती हैं। कई अमीर भारतीय परिवारों में और अनेक यूरोपियन समुदाय के लोग कमोड का प्रयोग भी करते हैं। कमोड में एक लकड़ी की कुर्सी के बीच में गोल छेद होता है जिसके नीचे लोहे अथवा चीनी मिट्टी का पात्र लगा होता है। इस पर ढक्कन भी होता है और इसका प्रयोग करने के तुरंत बाद जमादार मल को मल पात्र में डालकर कमोड की सफाई करके उसको विसंक्रमित करके पुनः प्रयोग के लिए यथास्थान लगा देता है। सर्विस शौचालय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। यदि किसी कारणवश व्यक्ति विशेष या कर्मचारी न आए या सफाई न हो तो मल की दुर्गंध स्थिति को गंभीर कर देती है, गंदगी फैलती है और जिसके परिणाम स्वरूप कई बीमारियां भी फैल सकती हैं। मक्खियां अधिक मात्रा में उपस्थित हो जाती हैं और खाद्य पदार्थ और जल को संदूषित होने का भय रहता है। सर्विस शौचालय के मल को एक विशेष प्रकार के मल पात्र में संग्रह करके मलवाहक ट्रकों में भरा जाता है और निर्धारित स्थानों पर ले जाया जाता है जहां पर उसका निस्तारण किया जाता है। यहाँ पर इसको कंपोस्ट द्वारा, भस्मीकरण द्वारा या खाद बनाने के द्वारा निस्तारित किया जाता है। तो ये व्यवस्था हालांकि आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन क्योंकि ये पुराने ज़माने में मल निस्तारण की एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था थी तो इसलिए इसका बारे में हमको जानना जरूरी है। दूसरी जो अब हमने बात करी थी नॉन सर्विस शौचालय की, तो नॉन सर्विस शौचालय जो हैं उनको स्वच्छ शौचालय भी कहते हैं। इसमें मानव सेवा की आवश्यकता नहीं होती। मल स्वयं अनाक्सीकृत स्थिति में विघटित हो जाता है और खाद का रूप धारण कर लेता है और उसके जितने भी अवशेष होते हैं, जो बचा हुआ स्लज होता है, वो बन जाता है और उसका निस्तारण आसान हो जाता है। और इसके जो विभिन्न प्रकार है जिससे हमने बात करी, तो कुछ प्रमुख स्वच्छ शौचालय हैं, उनके नाम और काम उनकी कार्यप्रणाली मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला जो हमने बात करी थी बोर होल शौचालय, जो कि गांव में होती है। तो इसका उपयोग सर्वप्रथम कृमि रोग के नियंत्रण के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा 1930 में प्रारंभ किया गया। राइट, इसमें 30 से 40 सेंटीमीटर व्यास का छेद बनाया जाता है और भूमि के भीतर तक 13 से 26 फुट नीचे तक ऑगर नामक यंत्र की सहायता से खुदाई की जाती है। छेद के दोनों ओर पैर रखने के लिए अपेक्षाकृत थोड़ा सा ऊंचा स्थान बनाया जाता है। जब मल उसमें भरकर 20 इंच दूर रह जाता है तो इस छेद को बंद करके दूसरे स्थान पर पुनः छेद बना लिया जाता है। अतः यह छोटे परिवारों के लिए सुविधाजनक है। सार्वजनिक स्थानों में अधिक समय तक इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की वायु रहित स्थिति में मल जैवाणविक क्रिया के कारण खाद अथवा हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। ये भी आपको आजकल देखने को नहीं मिलेंगे इस प्रकार के, लेकिन एक प्रकार है, इसलिए आपका जानना जरूरी है। और इस प्रकार के जो कुछ शौचालय है, इस प्रकार के शौचालय का लाभ क्या है वो देखिए। इसमें एक तो मानव सेवा की आवश्यकता नहीं होती, यानी व्यक्ति विशेष की आपको इसमें जरूरत नहीं है। दूसरी, गर्त अंधेरा होने से मक्खियों की वृद्धि के लिए अनुपयुक्त होता है, यानी गड्ढा अंधेरामय होता है तो वहाँ पर मक्खियाँ नहीं पनपती। जलाशय से 50 फुट की दूरी पर स्थित होने की दशा में जल प्रदूषण की संभावना भी नहीं रहती। अतः यदि इनका उपयोग किया जा रहा है तो उनको जल स्रोत से लगभग 50 फीट दूर ही बनाया जाए तो उत्तम रहेगा। इसमें गड्ढे के शीघ्र भर जाने के कारण और बोर होल बनाने के लिए आगुर उपलब्ध होना सहज नहीं है। इस कारण भी आजकल इस प्रकार के शौचालयों का प्रचलन कम होता जा रहा है। बोरहोल शौचालय के लिए छेद या गड्ढा तब तक खोदते हैं जब तक कि सब सॉलिड जल का स्तर नहीं मिलता, जल का स्तर नहीं मिलता, जिससे जल के साथ मिलकर मल का विघटन सेप्टिक टैंक के समान हो जाता है
और ये कठोर भूमि पर ही बनाया जा सकता है, क्योंकि बालू युक्त भूमि के अंदर धंस जाने का डर बना रहता है। जब जल मल भरने लगे तब 4 भाग कच्चा तेल तथा 1 भाग मिट्टी का तेल मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, जिससे मक्खी और दुर्गंध दूर हो सके। अनेक बार बांस को फाड़कर छेद के दोनों ओर लगाते हैं, जिससे आसपास की मिट्टी उसमें न धसे। ठीक है, तो ये आपके बोरहोल शौचालय है। दूसरा है आपका पिट लेट्रिन्स या गर्त शौचालय। गर्त से मतलब है गड्ढे से, और इसको हम पिट भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो 1949 में इस प्रकार के शौचालय का प्रथम बार प्रयोग पश्चिमी बंगाल में किया गया। यह बोरहोल शौचालय का ही सुधरा हुआ या परिवर्तित रूप था। इस प्रकार के शौचालय छोटे गांव या अलग से बने भवनों, चाय बागानों के लिए सुविधापूर्ण माने जाते हैं। इसके लिए आयताकार अथवा गोल गड्ढा खोदा जाता है। जो आयताकार गड्ढा होता है उसकी साइज होती है 6x4x8 और इसकी गहराई लगभग 12 फुट रखी जाती है। बांस की पट्टियों, कंक्रीट, ईंट अथवा पत्थरों की सूखी बुनाई का एक स्तर तथा पैरों के लिए 2 सीट भी इसमें बनाए जाते हैं। शौच पात्र के नीचे वाटर सील या जल कुंजी लगी रहती है, वाटर सील बोलते हैं जिसको हम, बनी लगी रहती है। और पिट के एक ओर खोखली पाइप की निकास नली लगाते हैं, जिससे मल से उत्पन्न गैस ऊपर की ओर निकल जाए। प्रत्येक बार प्रयोग करने के बाद लगभग 1 लीटर जल डाला जाना चाहिए। जब गड्ढा भूमि के स्तर से 3 फुट नीचे तक भर जाए तो उसको बंद करके 9 माह तक के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसे बाद में हम कंपोस्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में है आपका डगवेल लेट्रिन्स, एक प्रकार है ये भी। तो इसके लिए 2.5 से 3 व्यास का गोलाकार गड्ढा खोदा जाता है, जिसकी गहराई 15 इंच होती है। शौच पात्र के नीचे 3 इंच व्यास की मुड़ी हुई जल कुंजी होती है और उसमें 3/4 तक जल भरा रहता है। इस ट्रैप या जल कुंजी से जुड़ा हुआ एक संयोजी नल होता है और यह नल गड्ढे में जाकर खुलता है और इसकी लंबाई 3 से 4 इंचेस होती है। शौचालय के गड्ढे को सीमेंट और कंक्रीट से अच्छी तरह बंद कर देते हैं और इसमें गैस निकालने के लिए गैसीय निकास पाइप भी होता है, जो कि मकान की छत से 3 फुट ऊपर तक होता है और इसके ऊपर के सिरे पर एक जाली लगी होती है। यह शौचालय 5 से 6 व्यक्तियों के परिवार के लिए 6 वर्ष तक चल सकता है। गड्ढे के भर जाने पर दूसरा पिट पास में ही खोद लिया जाता है। इस प्रकार के शौचालय में विसंक्रामक दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसमें उपस्थित जीवाणुओं पर प्रभाव पड़ता है और वे मल विघटन का कार्य नहीं कर पाते और दुर्गंध आने की दशा में अधिक पानी बहाना उचित रहता है। तीसरा जो एक प्रकार है वो है पुत्ती कुंड, जिसको हम सेप्टिक टैंक भी बोलते हैं। तो एक अथवा एक से अधिक शौचालयों के लिए इन सेप्टिक टैंक का प्रयोग किया जाता है। इसमें घर के गंदे पानी को, नहाने धोने के पानी को भी बहाया जा सकता है। कुछ सेप्टिक टैंक इकहरी दीवार तथा कुछ दोहरी दीवार के बनाए जाते हैं। सामान्यतः छोटे परिवारों के लिए इकहरी दीवार के सेप्टिक टैंक ही ठीक रहते हैं और सेप्टिक टैंक प्रति व्यक्ति 30 गैलन की क्षमता के हिसाब से कम 500 गैलन क्षमता वाला होना चाहिए और इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी तथा गहराई 5 से 7 फुट होनी चाहिए, किंतु जलीय स्तर 4 फुट से अधिक नहीं होना चाहिए। वायु के लिए स्थान कम से कम 1 फुट यानी 30 सेंटीमीटर के लगभग जलीय स्तर और टंकी के ढक्कन के निचले भाग के मध्य में स्थित होना चाहिए। टंकी का निचला हिस्सा इनलेट की ओर ढलमा स्थिति में होता है, उस तरफ ढलान लिए होता है, जिससे ठोस पदार्थ पड़े रह जाते हैं। टंकी के 2 द्वार होते हैं, एक प्रवेश द्वार जिसको हम इनलेट बोलते हैं और एक होता है निकास द्वार जिसको हम आउटलेट बोलते हैं, और इन्हीं के द्वारा मल और तरल पदार्थ प्रवेश और निष्कासित हो पाते हैं। सेप्टिक टैंक का जो ढक्कन होता है वो कंक्रीट या सीमेंट का बना होता है और जिसकी मोटाई पर्याप्त होती है। इसमें एक मेन होल भी होता है और सबसे पहले ठोस पदार्थ टंकी के पैंदे में बैठ जाते हैं, जिससे जो स्लज बनता है
और ग्रीस तथा वसा आदि सतह पर तैरने लगते हैं, उसको हम स्कम कहते हैं। ठोस पदार्थों पर अनॉक्सीय या अवायवीय जीवाणु और फंजाई आक्रमण करके उन्हें सरल रासायनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। यह शुद्धिकरण का प्रथम चरण है, जिसको अवायवी पाचन या एनारोबिक डाइजेशन कहते हैं। इससे अवमल या उसका आयतन कम हो जाता है और स्थिर तथा गंध रहित हो जाता है। ठोस मल का एक अंश तरल और गैसीय पदार्थों में परिवर्तित होकर सतह पर बुलबुले के रूप में आ जाता है। समय समय पर तरल पदार्थ मल निस्त्राव निकास द्वार से बहकर बाहर निकल जाते हैं, जिसमें असंख्य जीवाणु, अंडे, स्पोर, कार्बनिक तरल पदार्थ तथा महीन ठोस पदार्थ होते हैं। यह जल अवमृदा में प्रवेश कर जाता है और इससे कई गैस निकलती है, जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि, जो कि निकास के लिए स्थित पाइप द्वारा बाहर निकल जाती है। निकास द्वार से निकलने वाले तरल पदार्थ मल निस्त्राव को 3 फुट गहरी खाइयों में बहाया जाता है, जिसको मिट्टी से ढक देते हैं। और मिट्टी में कई एरोबिक जीवाणु होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं और इससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और नाइट्रेट प्राप्त होते हैं। इसको वायवीय ऑक्सीकरण कहते हैं, एरोबिक ऑक्सीडेशन कहते हैं। इस प्रकार 2 प्रक्रियाओं कुंड के अंदर तथा दूसरी क्रिया पुत्ती कुंड के बाहर होती है। अनेक पुत्ती कुंड 2 भागों वाले भी होते हैं, जैसे ग्रिड चैम्बर, जो कि कुंड का 1/8 भाग होता है, और दूसरा पाचन कक्ष होता है। इन दोनों के मध्य में एक पतली दीवार होती है, जिसमें कुंड के निचले भाग से 1 फुट ऊपर 12 इंच व्यास का एक गोल छेद होता है और वाहित मल या सीवेज का प्रवेश मार्ग कुंड के जलस्तर से नीचे रहता है। पुत्ती कुंड में साबुन, फिनाइल अथवा किसी अन्य विसंक्रमित पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो नेचुरल जीवाणुविक क्रियाएं वहां होती है। प्रत्येक वर्ष एक सावधानी ये है कि उसमें प्रत्येक वर्ष उसकी सफाई कराई जानी चाहिए। तो ये 4 प्रकार के हमने लेट्रिन्स के बारे में या शौचालयों के बारे में बात करी। शेष हम अगली क्लास में करेंगे।